वेलकम टू अचीवर्स स्टेशन। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि बहुत कुछ हम कर चुके हैं, वो आपको वीडियो स्पेस में मिल जाएंगी, चैनल पर मिल जाएंगी। टुडे वी आर गोइंग टू डू वेलफेयर सेक्शंस, ठीक है, या फिर श्रम कल्याण। ठीक, श्रम कल्याण जिसका सेक्शन जो है 42 से 50 तक है। ओनली कितना 9 सेक्शंस, 42 भी ऐड होगा इसमें, इसलिए तो सबसे पहला है हमारे पास वॉशिंग फैसिलिटीज़, नहाने धोने की सुविधा। ये इसको याद करने का तरीका है, पहले हम नहाएंगे धोएंगे, ठीक है, फिर कपड़े भी सुखाएंगे, कपड़े सुखाने के बाद बैठेंगे आराम से। तो ये 3 चीज़ें पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 42, नहाने धोने की सुविधा या वॉशिंग फैसिलिटी। ये जो है एडुकेट और सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होनी चाहिए और इजी एक्सेसिबल होना चाहिए और क्लीन रहना चाहिए। तो सेक्शन 42 क्या बोलता है कि नहाने धोने की सुविधा या वैसे वॉशिंग फैसिलिटीज़ हर फैक्ट्रीज़ में होनी चाहिए और मेल फीमेल के लिए अलग होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने नहा लिया, अब कपड़े सुखाएंगे। तो स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम फैक्ट्रीज़ एक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को पूरा राइट है। हर जगह बिना सोचे समझे आप ये डाल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक रूल्स और टू चेंज रूल्स और टू इंस्पेक्ट दी रिलेटेड थिंग्स। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू मेक रूल्स रिगार्डिंग दिस। इसके रिगार्डिंग स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स फैसिलिटी के रिगार्डिंग नो अभी तक, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी तक किसी भी स्टेट ने यूपी के अलावा किसी भी स्टेट ने इसके बारे में कोई भी रूल नहीं बनाया है कि फैक्ट्रीज़ में कपड़ों को स्टोर करने या उनको ड्राई करने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, नहाना, फिर कपड़े सुखाना, फिर नेक्स्ट आया बैठना, कि भाई कपड़े सुखाते थोड़ा थक जाएंगे ना तो बैठ जाएंगे। फैसिलिटी फॉर सिटिंग वेयर वर्कर्स आर ऑब्लिगेटेड टू वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशन, जहाँ पर भी जो वर्कर्स हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहकर काम करते हैं या खड़े रहकर काम करते हैं, हर उस फैक्ट्री में सिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ वो अगर थक जाते हैं तो थोड़ी देर बैठ सकें। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन था 44। 42 क्या था, वॉशिंग फैसिलिटीज़। 43 क्या था, क्लोथ ड्राइंग एंड स्टोरिंग। एंड 44 क्या है, फैसिलिटी फॉर सिटिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड, उनको बिठाएंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद चोट लग गई, अगर चोट लग गई तो प्राथमिक उपचार के उपकरण वहाँ होने चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस वहाँ पर होने चाहिए और ऐसी जगह पर होने चाहिए जहाँ पर हर कोई पहुँच सके और उसको ले सके। दूसरी बात, एक बॉक्स हर 150 वर्कर्स को होना चाहिए। इसका मतलब है अगर कहीं पर 300 वर्कर हैं तो वहाँ पर 2 फर्स्ट एड बॉक्स लगेंगे, कहीं पर अगर 500 वर्कर हैं तो 150, 3 तो यही होगा, लेकिन फिर भी 50 बच गए ना, तो इनके लिए चौथा फर्स्ट एड बॉक्स भी होगा। मतलब 150 से ज़्यादा लोगों के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रख सकते, 150 लोगों के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा। फिर अगर लोग बढ़ते हैं तो उनको फर्स्ट एड बॉक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और अगर किसी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 42 जिसमें वॉशिंग फैसिलिटीज़ थी, सेक्शन 43 जिसमें ड्राइंग एंड स्टोरिंग क्लोथ फैसिलिटी थी, 44 जिसमें सिटिंग फैसिलिटी थी, 45 जिसमें फर्स्ट एड अप्लायंसेस थे। ठीक है, नेक्स्ट कैंटीन्स। अब भाई चोट लग गई, हमने फर्स्ट एड तो कर दिया, लेकिन थोड़ा खाना पीना भी दे देंगे ना, जूस वगैरह। तो जहाँ पर 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर कैंटीन्स होना भी कंपलसरी है। ठीक है, और ये चीज़ तो आपको हर जगह दिख जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक रूल्स। ओके, नेक्स्ट शेल्टर एंड रेस्ट रूम्स। अब खाना वाना खा के आराम करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, खाना वाना खा के आराम करेंगे तो शेल्टर या रेस्ट रूम्स और लंच रूम्स। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर कैंटीन है
जहाँ पर कैंटीन है वहाँ लंच रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कैंटीन कहाँ होगी? जहाँ पर 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और जहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर शेल्टर और रेस्ट रूम होने चाहिए। वेयर दे कैन हैव फूड बोरोड बाय दैम, जहाँ पर वो अपना लाया हुआ खाना ले जाकर खा पाएंगे, जो कि प्रॉपरली लाइटेड और वेंटिलेटेड होना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखो ये लिखा है, नो नीड टू मेंटेन लंच रूम्स वेयर कैंटीन एग्जिस्ट, ठीक है। और ये तो आपको हर जगह दिख जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट्स, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट्स टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक रूल्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट शिशु गृह, जहाँ पर 30 से ज़्यादा फीमेल काम कर रही हैं या 30 से ज़्यादा लेडी वर्कर्स काम कर रही हैं वहाँ पर शिशु गृह होना कंपलसरी है, ठीक है। जहाँ पर रूम फॉर यूज़ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल से कम ईयर्स के बच्चे वहाँ पर काम करेंगे। ये रूम जो हैं प्रॉपर लाइटेड और वेंटिलेटेड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और सैनिटरी कंडीशन में होने चाहिए, मतलब साफ़ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेबर वेलफेयर ऑफिसर या श्रम कल्याण अधिकारी, जहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये चीज़ तो आपने ध्यान रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक रूल्स, ठीक है, टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, ओके। तो वेलफेयर ख़त्म, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ा वेलफेयर में? सबसे पहले तो 42 से 50 तक सेक्शंस हैं इसमें। 42 में क्या था आपका? वॉशिंग फैसिलिटीज़। 43 में क्या था? ड्राइंग एंड स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स। 44 में था सिटिंग। 45 में था फर्स्ट एड। 46 में था कैंटीन। 47 में कैंटीन के बाद शेल्टर। ओके, कैंटीन के बाद शेल्टर 48, ठीक है। 49 में था शिशु गृह एंड 50 में था आपका लेबर वेलफेयर ऑफिसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेट्स स्टार्ट द अनदर वन। नेक्स्ट वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट। सबसे पहली बात तो अडल्ट कौन है? अडल्ट वो है जो 18+ हो गया है, ठीक है। शिशु कौन है? जो कि 6 साल से कम का है। किशोर कौन है या एडोलेसेंस कौन है? जो 15 से 18 ईयर्स का है। और नवयुवक कौन है? जो कि 18 रनिंग है, 18 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये ही सारे आपके टर्म्स में भी थे, ठीक है। हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। और वर्किंग जो है अगर हम बात करें तो वीकली जो है वो 48 आवर्स से ज़्यादा वर्किंग नहीं हो सकती। नॉट इवन व्हेन वर्कर वांट टू वर्क मोर। कोई भी वर्कर अपने एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम हम नहीं करवा सकते उससे, भले ही वो खुद ही क्यों ना करना चाहता हो। हॉलीडेज़ वीकली 1 ऑफ मिलेगा, चाहे वो संडे हो, कहीं कहीं कुछ और भी हो सकता है, जनरली संडे होता है, ठीक है। नो वर्क विल बी डन ऑन कंटिन्यूस 10 डेज, मतलब लगातार 10 दिन तक कोई भी किसी वर्कर से काम नहीं करवा सकता। अगर हम डेली की बात करें तो डेली 9 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करवा सकते, ठीक है। और ये चीज़ शिफ्ट्स में ही फॉलो होगी, लगातार 9 घंटे भी कोई काम नहीं करेगा, ओके। अगर हम कंपनसेटरी हॉलीडेज़ की बात करें, अगर किसी इंसान ने अपने हॉलीडेज़ में काम किया है तो या कर्म करवाया गया है, किसी भी रीज़न से हो सकता है कि उससे एक्स्ट्रा काम करवाया गया हो, कभी कभी इंस्पेक्शन आना होता है या कोई ऑर्डर आया होता है तो कंप्लीट करना होता है विद इन द टाइम पीरियड, तो आने वाले टाइम में उसको उन जो छुट्टियाँ ली गई हैं उसकी, वो आने वाले टाइम में उसको दी जाएंगी, ठीक है। इंटरवल फॉर रेस्ट, 5 घंटे से ज़्यादा कोई लगातार काम नहीं कर सकता। हाफ आवर का इंटरवल बीच में देना ही पड़ेगा। 5 घंटे लगातार काम कर सकता है मैक्सिमम, या उससे कम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें
तो वीकली 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं, डेली 9 आवर्स से ज़्यादा नहीं, 5 आवर्स मैक्सिमम के बाद उसको एक ब्रेक देना पड़ेगा। लगातार 10 दिन काम नहीं करवा सकते, और अगर छुट्टियाँ उसकी खा रहे हैं तो आगे छुट्टियाँ उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो डेली 10.5 आवर्स तक हम बढ़ा सकते हैं अगर कोई हमारे पास वर्क हो, काम हो। ठीक है, और ये 10.5 आवर्स जो है वो 5 आवर्स प्लस हाफ आवर का ब्रेक, फिर 5 आवर्स होंगे। लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, और जो चीफ इंस्पेक्टर है, अगर उसको लगता है कि हाँ सही बात हो रही है तो वो इसको 12 घंटे तक भी बढ़ा सकता है। ठीक है, नाइट शिफ्ट किसको बोलते हैं? इफ़ वर्कर इज़ वर्किंग आफ्टर मिडनाइट। अगर आफ्टर मिडनाइट कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो उसे नाइट शिफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट कैन नॉट बी डन टू दैट मोर देन 1 रिले ऑफ वर्कर्स एंगेज इन वर्क ऑफ सेम काइंड एट द सेम टाइम। देखो इसका मतलब है, पहली बात तो रिले क्या होती है हमने टर्म्स में पढ़ा था पहले वीडियो में। रिले क्या होती है? रिले बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्कर होता है जो एक शिफ्ट में एक तरह का काम कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स का मतलब है कि एक रिले जो है वो एक ही टाइम पर एक ही तरह का काम नहीं कर रही होगी। मतलब अगर हम एक शिफ्ट में काम करवा रहे हैं तो सारी रिले, मतलब सारे जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे होंगे। अगर उनको सेम काम करवाना है, हमको ज़्यादा लोग चाहिए, तो हम रिले का साइज़ बढ़ा देंगे, उस ग्रुप का साइज़ बढ़ा देंगे। एक से ज़्यादा रिले सेम काम एक शिफ्ट में नहीं कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस दी जाएगी। अभी एक्स्ट्रा वेजेस कैसे होगी? बेसिक पे और जो अलाउंसेस हैं उन दोनों को मिलाकर उसका आधा, ठीक है, सॉरी डबल। जो हमारा बेसिक पे मिलता है हमें, प्लस हमें इंसेंटिव्स जो मिलते हैं, इंसेंटिव मतलब बोनस या अलाउंसेस कुछ भी हो सकता है, उसको मिलाकर उसका डबल, ठीक है, 2 गुना मिलेगा आपको आपके ओवर टाइम का, मतलब वर्कर्स के ओवर टाइम का। और कोई भी वर्कर, नेक्स्ट सेक्शन है कि कोई भी वर्कर जो है 2 कारखानों में या 2 फैक्ट्रीज़ में एक ही दिन में काम नहीं कर सकता। ये बेसिकली वर्कर्स के वेलफेयर के लिए या उनका शोषण रोकने के लिए या उनकी हेल्थ पर भी ध्यान देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, नोटिस पीरियड ऑफ वर्क फॉर अडल्ट्स। अगर हमें जो अडल्ट्स हैं उनको पहले से ही पता होना चाहिए कि उनको किस टाइम पर कौन सा काम अलॉट किया जा रहा है। जो अडल्ट्स हैं, जो अडल्ट वर्कर्स हैं, उनका एक रजिस्टर मेंटेन होगा। उस रजिस्टर में उसका नाम, काम, ग्रुप, जिस ग्रुप में वो है, किस शिफ्ट में वो काम कर रहा है, और कोई अदर चीज़ जो उसमें लिखनी ज़रूरी है, ये करनी पड़ेगी। ये जो सारे सेक्शंस हैं ये आपके अडल्ट्स के लिए जो प्रोविज़न्स बनाए गए हैं उसके लिए हैं। ठीक है, और ये चीज़ तो हमेशा है, राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड और गेट फ्री फ्रॉम एनी प्रोविज़न। मतलब किसी भी प्रोविज़न के लिए फ्री करने का अधिकार और कोई भी नया प्रोविज़न बनाने का अधिकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। ठीक है, फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वर्कर। वुमेन वर्कर्स को या स्त्री श्रमिकों को 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में किसी भी सिचुएशन में काम नहीं करा सकते। ठीक है, वर्किंग ड्यूरिंग मॉर्निंग 6 to evening 7, मॉर्निंग 6 से पहले और इवनिंग 7 के बाद उनसे काम नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट इसको शाम को 10 बजे तक एक्सीड कर सकती है, लेकिन जनरली क्या है, सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक की शिफ्ट में ही फीमेल वर्कर्स काम करेंगे। ठीक है, मछलियाँ साफ़ करने व डिब्बा बंद करने वाले कारखानों में स्टेट गवर्नमेंट छूट दे सकती है। ये मछलियाँ साफ़ करना और डिब्बे बंद करना, मतलब जो पैकेट फूड होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट जो है फीमेल वर्कर्स के लिए न्यू रूल बना सकती है कि वो लेट काम कर सकती हैं, जल्दी काम कर सकती हैं, एक्सेट्रा, क्योंकि इनमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ओके, डन दिस चैप्टर 2। ओके, द नेक्स्ट वन, यंग जो है या नवयुवक जो है वो इंसान है जिसने अभी 18 कंप्लीट नहीं किया है, 18 की एज पर है।
ठीक है। सबसे पहली बात तो 15 या 14 साल से छोटे बच्चों को काम करवाना प्रोहिबिटेड है। उससे ऊपर को हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। 15 से 18 के बीच में जो हैं उसको हम बोलते हैं किशोर या एडोलेसेंस। उससे हम हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते जिसमें उसको खतरा है, ठीक। अब बात आती है यंग की। यंग जो है वो 18 ईयर्स में है, उसको यंग बोलते हैं। और उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स हैं? अवयस्क श्रमिकों को द्वारा टोकन रखा जाना। अ चाइल्ड हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ और या फिर एडोलेसेंस है, नॉट अलाउड टू वर्क अंटिल ही इज़ गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एंड टोकन ऑफ द सर्टिफिकेट। मतलब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जो 14 साल कंप्लीट कर चुका है उसको अपनी फ़िटनेस का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट का टोकन लाना होगा, वरना उसे हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते अपनी फैक्ट्री में। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो सर्टिफाइड सर्जन के द्वारा दिया जाना चाहिए और सिर्फ 12 महीने के लिए ही वैलिड होता है। हर साल उसको दूसरा बनवाना पड़ता है या रिन्यू करवाना पड़ता है। और जो उसकी फ़ीस है, ये सर्टिफिकेट बनवाने की जो फ़ीस है वो ऑक्यूपायर की होगी। अब ऑक्यूपायर कौन होता है ये भी हमने टर्म्स में किया था। ऑक्यूपायर वो इंसान है जो फैक्ट्री बना रहा है, सिंपल सी बात है, या जो रिस्क उठा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। वर्किंग आवर्स जो हैं वो चिल्ड्रन के 4.5 घंटे से, एक दिन में 4.5 घंटे से एक्सीड नहीं हो सकते, ठीक है। विल वर्क ओनली इन ग्रुप एंड विल नॉट बी अलाउड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। सिर्फ ग्रुप में काम करेगा, अकेला काम नहीं करेगा और नाइट शिफ्ट नहीं करेगा। और जो शिफ्ट है वो 5 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती किसी भी सिचुएशन में। 4.5 तो नॉर्मल है, किसी भी सिचुएशन में आधा घंटा और बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इनको भी नोटिस पीरियड देना ज़रूरी है कि भाई कितना काम क्या हो रहा है, ठीक है। रजिस्टर रखना ज़रूरी है इनके लिए भी। और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक रूल्स, ये तो आपने हर जगह पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर। देखो छोटे छोटे से चैप्टर हैं। फैक्ट्रीज एक्ट ख़त्म हो जाएगा आज, पूरा रिवीजन इसी वीडियो में हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, मजदूरी सहित अवकाश या एनुअल लीव विथ वेजेस। अगर कोई इंसान, अगर वो अडल्ट है और उसने पिछले मतलब कब उसने 20 दिन अगर काम कर लिया है तो वो 1 दिन की छुट्टी का हकदार है, जिसका उसको पेमेंट मिलेगा। और अगर कोई बच्चा है और उसने 15 वर्किंग डेज कंप्लीट कर लिए हैं तो वो 1 छुट्टी का अधिकार है। मतलब ऐसी छुट्टियां जिसका पेमेंट उसे मिलेगा, ठीक है। ओके, जो ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होना चाहिए। तो सिंपल थिंग इज़, अगर किसी इंसान ने 1 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया है तो वो लीव लेने का अधिकार है, और ऐसी लीव जो कि पेड होगी, ठीक है, उसका पेमेंट उसे मिलेगा। अब ये पेमेंट कैसे मिलेगा? अगर वो अडल्ट है तो उसको हर 20 दिन के बदले 1 छुट्टी, मतलब 20 दिन उसने जो काम किए हैं तो 1 छुट्टी, 40 दिन काम किया है तो 2 छुट्टियाँ, इस तरह से। और अगर वो एक चाइल्ड है या नवयुवक है या एडोलेसेंस है तो 15 दिन पर 1 छुट्टी, ठीक है। और अगर हम कैरी फॉरवर्ड की बात करें कि छुट्टी नहीं ली उसने, वो बहुत ही कर्मठ इंसान है, छुट्टी नहीं ली उसने, काम ही काम कर रहा है, तो वो आगे जाकर लैप्स हो जाएंगी। लेकिन अगर वो अडल्ट है तो 30 छुट्टियाँ उसकी कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, और अगर वो बच्चा है तो उसकी 40 छुट्टियाँ कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, ठीक है, अगले साल के लिए। मतलब इस साल अगर उसकी छुट्टियाँ बन रही हैं 40, अगर वो अडल्ट है और उसकी छुट्टियाँ बन रही हैं 40 लेकिन छुट्टियाँ नहीं ली उसने, तो वो अगले साल ले जा सकता है अपनी छुट्टियाँ, और अगले साल वो डबल छुट्टियाँ फिर ले सकता है। लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं वो 40 नहीं होंगी, क्योंकि वो अडल्ट है तो उसकी सिर्फ 30 छुट्टियाँ ही कैरी फॉरवर्ड होंगी। और अगले साल में अगर उसकी 20 छुट्टियाँ बन रही हैं तो 50 छुट्टियाँ इकट्ठी ले सकता है, ठीक है। ओके, नो नीड फॉर दिस। अच्छा, ये जो लीव है, इस लीव के बदले जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा? जो उसको कैश वेजेस मिलती हैं वो, डियरनेस अलाउंसेस मिलता है वो, और अदर प्रॉफिट्स मिलते हैं वो, तीनों मिलाकर उसको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर वो अपनी लीव की जो सैलरी है वो एडवांस लेना चाहता है तो अडल्ट को 4 दिन की एडवांस मिल सकती है और चाइल्ड को 5 डेज़ की एडवांस मिल सकती है। और ये चीज़ तो हमेशा है ही राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है, ओके डन। लास्ट चैप्टर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, पेनल्टीज़ एंड प्रोविजन। इसमें कुछ कुछ ही करेंगे। जैसे अगर जर्नली बात करें कि अपराधों के लिए सामान्य दंड क्या है या जर्नल पेनल्टी क्या है ऑफेंस के लिए, तो नॉर्मली तो क्या है 1000 रुपीज़ पर डे, और सीरियस इंजरी में क्या है 5000 मिनिमम पर डे, और डेथ के लिए 25,000। मतलब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि किसी वर्कर की डेथ हो गई या सीरियस इंजरी हो गई या जर्नली कुछ और उसने इस प्रोविज़न एक्ट के प्रोविज़न्स को नहीं माना, तो अगर जर्नली की बात करें तो 1000 रुपये पर डे, कोई सीरियस हज़ार्डियस चीज़ हो गई तो 5000 पर डे, और वर्कर की डेथ ही हो गई तो 25,000 पर डे। ठीक है, ओके। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर, जब हम जो इंस्पेक्टर है उसके काम में बाधा कर रहे हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। पेनल्टी फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ हज़ार्डियस प्रोसेस, जो हज़ार्डियस प्रोसेस का चैप्टर हमने पढ़ा था, पूरी वीडियो है उस पर छोटी सी 5-7 मिनट की, अगर उसके प्रोविज़न्स को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो 2 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है या फिर 7 साल की जेल हो सकती है, और दोबारा रिपीट करने पर 5000 पर डे का फ़ाइन भी लग सकता है जितने दिन हमने उस काम को किया है। ठीक है, और अगर वर्कर्स ने किया है ऐसा तो 500 रुपये तक का फ़ाइन ले सकता है। ये तो था ओनर के लिए, ये था वर्कर के लिए। ठीक है, वर्कर्स के राइट क्या क्या हैं? वर्कर्स जो है वो अपील कर सकता है, कोई काम ऐसा है जिसको उसे नहीं पता तो उसकी ट्रेनिंग ले सकता है, और हेल्थ और सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है उससे। सो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा। वी आर गोइंग टू एंड हेयर एंड वी हैव कंप्लीटेड द फैक्ट्रीज एक्ट, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमने इस वीडियो में किया है। इससे पहले के पोर्शन 2-3 वीडियोज़ में आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट वीडियोज़ लाइक 7 मिनट्स 8 मिनट्स एंड ऑल, तो वो भी देख लीजिएगा। फैक्ट्रीज एक्ट आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अब क्विक रिवीजन, आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।